Good morning everyone. This is Subhas. Welcome you all on the channel English Heaven. आज हम फ्लैमिंगो का सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे। उस चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन बाय अल्फोंस डॉडेट। इस चैप्टर में सबसे पहले हम चैप्टर का जो लिटरल मीनिंग है वो समझेंगे। उसके बाद हम लेखक के बारे में बात करेंगे। जब हम इन दोनों चीजों की बात कर लेंगे उसके बाद मैं इन्हें रद्द करके नोट्स लिखूंगा। तो हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो हम सारा का सारा चैप्टर नोट्स के माध्यम से पढ़ेंगे। और हाँ, मैं आपको बता दूं, मैं गारंटी लेता हूं अगर आप नोट्स के माध्यम से पढ़ेंगे तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। इसीलिए मैं कहूंगा कि आप समरी या इधर उधर से आप जो भी सोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं वो उतने अच्छे नहीं है। आप नोट्स पढ़ें और उसके बाद आप चैप्टर भी रीड करें तो बेहतर होगा। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की। द लास्ट लेसन। एक्चुअली जो लास्ट लेसन है आपका, इसका सबसे पहले हम जॉनर समझते हैं। इसका जो जॉनर है आपका, ये इसका जॉनर है शॉर्ट वार फिक्शन स्टोरी। अब यहाँ पर आपको समझ आ रहा होगा या आप देख पा रहे होंगे एक नया वर्ड आया है फिक्शन। फिक्शन होता क्या है वास्तव में? फिक्शन होता है द प्रोडक्ट ऑफ योर इमेजिनेशन। जब आप कल्पना करके कोई कहानी लिखते हैं हम उसके लिए बोलते हैं फिक्शन। ये क्या है आपका? वार फिक्शन है। मतलब एक ऐसी स्टोरी है जहां पर कोई वार वगैरह हुआ था, उसके बाद इस स्टोरी को तैयार किया गया है इमेजिनेशन यूज करके। ठीक है, हाँ। अब समझते हैं हम इस चैप्टर को अच्छे से। इस चैप्टर के जो मेन कैरेक्टर्स हैं ये है आपके एम हैमल और उसके बाद फ्रेंड। एम हैमल टीचर है इस स्टोरी में, फ्रेंड स्टूडेंट है। होता क्या है, टीचर, हम इसके बारे में बात करते हैं। ये ओरिजिन कैसे हुआ है, लेसन जो लास्ट लेसन है ये आया कैसे है, तो हम इसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद बाकी चीजों पर जाएंगे। क्लास शुरू हो रही थी, उस दौरान हमारे जो टीचर है एम हैमल क्लास में आते हैं और बच्चों से बात करते हैं। उस दौरान उन्होंने कुछ बोला था। एम हैमल सेड, आप यहां से पढ़ें। एम हैमल सेड, माय चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन I shall give you. Full stop. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. Full stop. The new master comes tomorrow. Full stop. This is your last French lesson. Full stop. I want you to be very attentive. ठीक है, तो ये एक तरह का पहला डायलॉग है जो उन्होंने बच्चों के साथ बोला है और ये एक तरह का डायरेक्ट स्पीच है टीचर के द्वारा। ठीक है, अब ये जो है आपका चैप्टर द लास्ट लेसन वो यहाँ से आपका लिया गया है। तो जब ये यहाँ तक बोला गया था उस समय ये डायरेक्ट स्पीच था और इस समय ये इनडायरेक्ट स्पीच में है, एक तरह का ये स्टेटमेंट है। तो आप ध्यान रखें ये जो हमारा चैप्टर का नाम है ये कहाँ से आया है, ये आपका आया है यहाँ से। जब ये अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे बच्चों के लिए, जब उन्होंने बोला था क्या माय चिल्ड्रन दिस इज योर लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। क्यों उन्होंने ऐसा बोला है? क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अब जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाएगी एल्सेस एंड लॉरेन के स्कूल में। ठीक है, और दूसरी बात उन्होंने क्या बताया, एडिशनली उन्होंने ये भी बताया कि जो हमारे न्यू मास्टर है, न्यू टीचर है, वो कल से ज्वाइन कर लेंगे। तो अब क्या होने जा रहा है, इनकी जो फ्रेंच लैंग्वेज थी वो एंड होने जा रही है क्योंकि वो बार में हार गई हैं। तो ये अब जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाएगी। तो यहाँ से ये लास्ट लेसन जो वर्ड है या जो फ्रेज है लीड है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लास्ट लेसन जो नाम है चैप्टर का ये आपको समझ आया होगा। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखें। मैं आपको इसका पेज नंबर भी बताता हूँ, अभी किस पेज नंबर पर दिया गया है ये स्टार्ट। हाँ, तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो आपकी स्टेटमेंट है एम हैमल के द्वारा जो बोली हुई है ये फ्लेमिंगो की बुक में पेज नंबर 4 पे दी हुई है। मैंने इसको यहाँ पर पढ़ा है, तो आप भी यहाँ पर जब आप रीड कर रहे होंगे तो वहां पर आप पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो है आपका लास्ट लेसन जो नाम है वो समझ आया होगा, ये कहाँ से आया है वास्तव में। अब हम इसकी थोड़ा और फ्लैशबैक में जाते हैं, थोड़ा और पीछे जाते हैं, इसको समझते हैं अच्छे से। एक्चुअली हुआ क्या था
कि एक टाइम था रियल लाइफ में उस मतलब वार जो हुआ था, मैं उसके बारे में बताता हूँ। उसका नाम है फ्रैंको प्रेशियन वार या फिर फ्रैंको जर्मन वार, जो कि 1870 से लेकर 1871 तक ये चला था। इस दौरान वार हुआ, ये वार का नाम है। और उस दौरान जो प्रशिया था, प्रशिया में 3 स्टेट्स आते थे, जर्मनी, पोलैंड एंड ऑस्ट्रिया, और फ्रांस में एल्सेस एंड लॉरेंस। जब इन दोनों के बीच में लड़ाई हुआ था तो प्रशिया इसमें जीत गया था, प्रशिया जीत गया था और ये हार गए थे, फ्रांस हार गया था। तो प्रशिया था आपका ऊपर निकल गया और जो फ्रांस था आपका नीचे रह गया। और हुआ क्या, जब प्रशिया फ्रांस से जीता था उस दौरान फ्रांस की जो थी हेजेमनी लैंग्वेज पर थी, वो कई अदर चीजों पर भी थी, तो वो एंड हो गया। तो प्रशिया एंडेड फ्रेंच हेजेमनी, और उसके बाद क्या हुआ, एंड प्रशिया क्रिएटेड अ यूनिफाइड जर्मनी। तो ये इसका रिजल्ट था, मतलब फ्रांस का हेजेमनी खत्म हो गया था और प्रशिया का एक जर्मनी यूनिफाइड हो गया था। तो ये सब रहा था। इसकी वजह से हमारे जो लेखक हैं अल्फोंस डॉर्डेट, इन पे इसका प्रभाव पड़ा है, या इन्होंने अपने टाइम पे देखा होगा वहां पर, तो उन्होंने सोचा हम कुछ लिखते हैं। तो अल्फोंस डॉर्डेट ने एक चैप्टर लिखा, द लास्ट लेसन। आप ध्यान रखें, अल्फोंस डॉर्डेट जो है वो फ्रांस के रहने वाले हैं, ये फ्रांस के रहने वाले हैं। तो ये जो स्टोरी है ये फ्रांस की ही स्टोरी है, ठीक है। तो अब आपको एक चीज और समझिए, यहाँ पर ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब कुछ रियल है, ये एकदम रियल है सब कुछ, लेकिन ये जो स्टोरी है जो हम चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं वो रियल नहीं है, वो एक तरह का फिक्शन है। इसलिए मैंने लिखा है जॉनर क्या है इसका, शॉर्ट वार फिक्शन स्टोरी। मतलब वहां पर वार हुआ था और फिक्शन आप समझ गए होंगे, तो कुछ एलिमेंट्स यूज किए गए हैं। तो ये आपका रियल है, ये रियल नहीं है, इसलिए मैंने लिखा है शॉर्ट वार फिक्शन। तो अब आप समझेंगे इसका लिटरेरी पीरियड कौन सा रहा है। इसका लिटरेरी पीरियड विक्टोरियन पीरियड रहा है, जिसका ये एज है 1830 से लेके 1901 तक जाता है, ठीक है। ये हमने समझा। हाँ, जब लास्ट लेसन टाइटल समझ गए, हम लेखक के बारे में समझ गए, और ऐसा क्यों हुआ था, लड़ाई वगैरह क्यों हुआ, वो हमने यहाँ पर सब समझ लिया। अच्छा, एक बात और देखिए ध्यान से सुने। जब क्लास जो हमारे टीचर है एमएल क्लास में आए थे, उस दौरान कौन कौन क्लास में बैठा हुआ था, फ्रेंड इनका स्टूडेंट है, इनका ओल्ड हाउसर, ये फॉर्मर मेयर, फॉर्मर हेडमास्टर और अदर्स आल्सो, ये सभी लोग कौन है, ये विलेज पीपल है। तो क्लास में कौन कौन बैठा हुआ है, फ्रेंड उनका स्टूडेंट है और बाकी 4 लोग और हैं जो कौन है, वो विलेज पीपल है। तो ये सभी लोग क्लास में बैठे हुए हैं। हमारे एफ में टीचर आते हैं और आने के बाद वो तुरंत ये वाली बात बोलने लग जाते हैं, और यहाँ से आया आपका लास्ट लेसन। अच्छा, ऐसा वो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि प्रशिया जीत गया था, और प्रशिया में एक आपका स्टेट है, एक कंट्री है जर्मनी, और जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। तो बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अब आपकी जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो नहीं सिखाई जाएगी, इसको हम बंद कर देंगे, और क्या सिखाई जाएगी, जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाएगी। अब क्या सिखाई जाएगी, जर्मन लैंग्वेज। तो ये है, जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं, लेकिन उसे लेने से पहले आप एक चीज और ध्यान सुने। मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी बच्चों से, मैंने एक क्वेश्चन दिया आप सबको, व्हाई हैज द लास्ट लेसन बीन गिवन ऑन फर्स्ट चैप्टर। मतलब द लास्ट लेसन नाम का जो चैप्टर है इसे फर्स्ट चैप्टर पे क्यों दिया गया है, इसका आपको जवाब लिखना होगा। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अभी फिनिश किया है पहला वाला पार्ट, जिसमें हमने ये समझा था लास्ट लेसन के बारे में, और उसके बाद हमने उनके लेख के बारे में समझा था। अब मैंने कुछ नोट्स तैयार किए हैं उस चैप्टर के, द लास्ट लेसन के, उसके माध्यम से हम सारा चैप्टर समझेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर आप ये नोट्स जो हम कर रहे हैं इनके माध्यम से अगर आप स्टडी करते हैं तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। अब हम शुरुआत करते हैं। ओके, हमारा पहला पॉइंट है इसमें टेम्पटिंग सोर्सेस फॉर फ्रेंड। इसमें क्या होता है, हमारा जो कैरेक्टर है फ्रेंड वो पहले से ही लेट हो चुका है जब वो स्कूल जा रहा होता है, एंड ही इज क्वाइट स्केयर्ड आल्सो। व्हाई? बिकॉज़ हिज टीचर एंड हेमल गेव सम असाइनमेंट ऑन द होमवर्क ऑन पार्टिसिपल्स।
तो यहाँ पर वो लेट भी हो चुका है और उसे डर भी लग रहा है कि उसके जो टीचर है पार्टिसिपल्स पूछेंगे और उसे अभी भी वो याद नहीं है। ठीक है, तो जल्दबाजी में वो स्कूल जाता है। तो ये टेम्पटिंग सोर्सेज हैं जो उसका ध्यान भटका रहे हैं, लुभा रहे हैं अदर साइड पे। तो पहला पॉइंट आया यहाँ पर बर्ड्स वर चर्पिंग इन द नियर बाय गार्डन। पहला पॉइंट क्या है कि पास के गार्डन में पक्षी हैं वो चर्पिंग कर रहे हैं, तो उसकी तरफ उसका ध्यान जाता है। उसके बाद प्रेसियंस वर ड्रिलिंग बिहाइंड द सॉमिल, और कहीं पास में ही सॉमिल है। सॉमिल क्या होता है? आरा मशीन, जहां पर बड़ी बड़ी लकड़ी को काटा जाता है, उसको बोलते हैं हम सॉमिल। तो सॉमिल का जो फील्ड है उसके पीछे वहां पर प्रेसियंस प्रैक्टिस कर रहे थे अपनी ड्रिलिंग की। ये उसने देखा। दूसरा पार्ट और क्या देखा उसने? वेदर वाज ब्राइट, मतलब मौसम बहुत अच्छा है, चिड़ियां चहचहा रही हैं और बहुत अच्छा सुहावना मौसम है, उसका मन कर रहा है बाहर जाके वो एंजॉय करे, मजे करे। ठीक है, तो ये कुछ सोर्सेस हैं जो उसका ध्यान भटका रहे थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे वो आगे पहुंचता है और आई थिंक टाउन हॉल में पहुंचता है, तो वहां पर जाके बुलेटिन बोर्ड देखता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसके फंक्शंस लिखे हैं, फंक्शंस ऑफ बुलेटिन बोर्ड। जब टाउन हॉल में पहुंचता है वहां पर देखता है कि बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ है और बुलेटिन बोर्ड के पास में बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, भीड़ जुट गई है, वहां पर बहुत सारे लोग देख रहे हैं क्या आया है क्या आया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे इसका क्या कहा है। पहला पॉइंट है इसमें स्टैंडिंग ऑल द बैड न्यूज। ये जो बुलेटिन बोर्ड है फ्रेंड्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये ज्यादातर बैड न्यूज भेजता था। जैसे द लॉस्ट बैटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है इस पे, नोटिस बोर्ड पे या बुलेटिन बोर्ड पे। या फिर द ड्राफ्ट। ड्राफ्ट क्या होता है? जब कोई पॉलिसी या कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं उससे संबंधित कुछ भी होता है तो वो उस पे बुलेटिन बोर्ड पे लगा दिया जाता है। इस तरह की न्यूज भी यहीं से आती थी। और यहाँ पर ये जो पॉइंट है लॉस्ट बैटल्स, इसके बारे में एक पॉइंट आया वहां पर कि करीब 2 साल से सारी बैड न्यूज आ रही थी इस बुलेटिन बोर्ड पे। ठीक है, जैसे एग्जांपल आया लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट हो गया। उसके बाद क्या आता है यहाँ से? द कमांडिंग ऑफिसर्स ऑर्डर। जो भी कमांडिंग ऑफिसर्स हैं उनके जो ऑर्डर्स हैं वो भी वहां पर लिख दिए जाते हैं बुलेटिन बोर्ड पे, तो वे भी वहीं से आते हैं। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। वो धीमे धीमे अपने स्कूल में एंट्री करने वाला होता है, तो हमें वहां पर उससे पहले का सीन बताया गया है क्लास में क्या क्या हो रहा है। तो मैंने इसका हेडिंग दिया है डेली रूटीन एट फ्रेंच स्कूल बिफोर फ्रेंड्स एंट्री। मतलब फ्रेंच का जो स्कूल है वहां पर डेली रूटीन कौन कौन सी होती है उन सबको ऑब्जर्व किया गया है उसके द्वारा उसकी एंट्री से पहले वो क्या है हम देखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कर लिया हमने, ये कर लिया। अब हम इस पे आते हैं। द हसल बसल कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट। मतलब जो भी शोर शराबा है स्कूल में जो हो रहा है वो स्कूल के बराबर में जो गली है उसमें सुना जा सकता है शोर शराबा। सेकंड पॉइंट है हमारा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क एंड बैग्स। मतलब जो बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं तो वो कभी अपने बैग्स खोलते हैं, कभी क्लोज करते हैं, कभी डेस्क पे इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं। इन सभी की भी आवाज सुनी जा सकती है जब वो स्ट्रीट में है। और फिर क्या है हमारा अगला पॉइंट? थर्ड पॉइंट हमारा लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन ऑल टुगेदर। मतलब सारे बच्चे जो चैप्टर रिसाइट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं क्लास में, वो एक साथ यूनिसन में मतलब ऑल टुगेदर एक साथ वो रिपीट कर रहे होते हैं, रिसाइट कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है टीचर्स रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। टीचर्स का जो रूलर है आपने देखा होगा काफी कॉमन रहा है। पहले होता था, खैर अब तो नहीं होता है, कि टीचर के टेबल पर एक लकड़ी, एक स्टिक, एक छड़ी रखी हुई है जिससे वो बच्चों को डांटते थे। हाँ, तो वही चीज यहाँ पर दिखाई गई है। टीचर्स रूल रैपिंग ऑन द टेबल, मतलब टीचर का जो स्टिक है वो टेबल पर रखा हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं जो उसने ऑब्जर्व की है जब उसकी एंट्री नहीं हुई है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स फाउंड द क्लास स्ट्रेंथ आफ्टर हिज एंट्री। सो सी this all has been given before the entry of friend to the class, and now when we are moving ahead with the next action of friend, then
when he has entered to the class, then he has found the class quite strange after his entry. So here we have got some major points that we need to remember while supplying our answer in the answer sheets in the relations. Okay, तो यहाँ पर कुछ स्ट्रेंज चीज है जो ऑब्जर्व की है, वो क्या है, बहुत अद्भुत है, हम भी देखते हैं। आइए पहला पॉइंट है यहाँ पर, क्लास वॉज सो स्टिल एंड साइलेंट लाइक संडे मॉर्निंग। मतलब वहां पर जो क्लास बैठी हुई थी, किस तरह से क्लास बैठी थी, एकदम स्टिल एंड साइलेंट, जैसे संडे मॉर्निंग को बैठा करती थी। अब यहाँ पर थोड़ा आप ध्यान दें, अंतर है इसमें, ये मैंने लिखा है स्टिल, स्टिल का और साइलेंट का अलग अलग मतलब है। स्टिल का मतलब है देयर इज नो मूवमेंट ऑफ द चिल्ड्रन एट ऑल, means it is indicating the absence of the movement in the class. And when we are switching over to the next word, that is silent. Silent का यहाँ पर मतलब है सारे बच्चे शांत बैठे हैं। तो यहाँ पर दो चीज अगर आप क्रिटिकली सोच पाए तो यहाँ पर दो चीजें हैं। अगर आप स्किल की बात करते हैं तो यहाँ पर बताया जा रहा है फिजिकल मूवमेंट जो हम करते हैं, इधर से उधर जाना, उधर से इधर जाना, तो इट इज रिप्रेजेंटिंग द फिजिकल मूवमेंट which have stopped now entirely in the class. अच्छा, जब हम बात करते हैं साइलेंट तो it is indicating figuratively the activities of our brain actually, क्योंकि हम दिमाग यूज करते हैं तब हम बात कर पाते हैं, ऐसे नहीं कि कुछ भी बोले जा रहे हैं। तो ये हमारी फिजिकल एक्टिविटीज इंडिकेट करता है, और हमारा जो स्टिल वर्ड है ये हमारी मेंटल एक्टिविटीज जो है उनको इंडिकेट करता है, तो उनको इंडिकेट किया गया है। तो बोला जा रहा है ये दोनों ही वहां पर हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे संडे मॉर्निंग है, क्योंकि संडे मॉर्निंग को ऐसे ही हुआ करता, और संडे मॉर्निंग को जाहिर सी बात है छुट्टी रहती है, तो वहां पर भी छुट्टी रहती है, और संडे को बच्चे भी नहीं आते हैं, तो बच्चे नहीं आएंगे तो वहां पर उनका फिजिकल मूवमेंट भी नहीं होगा, और दूसरी बात वो जब है नहीं तो साइलेंट की तो बात ही नहीं, तो ऑफ कोर्स साइलेंस होगा ही होगा वहां पर। ठीक है, तो उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट, एम्प्टी बैक बेंचेस वर फुल ऑफ विलेजर्स। जब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि क्लास में जो बैक बेंचेस हैं वो भरी हुई हैं, वो ऐसा पहली बार हो रहा है, ये भी एक स्ट्रेंज है उसके लिए कि पहली बार ऐसा हो रहा है क्लास में जो बैक बेंचेस खाली हुआ करती थी, लेकिन आज वो सारी की सारी बेंचेस भरी हुई हैं। कैसे भरी हुई देखते हैं, कौन कौन बैठा है वहां पर। ओल्ड हाउसर विद प्राइमर एंड 3 कॉर्नर हेड। अब वहां पर ओल्ड हाउसर, हाउसर एक व्यक्ति का नाम है, इसीलिए अगर आप किताब में देखेंगे तो हाउसर में उन्होंने पहला लेटर कैपिटल दिया है, तो किसी व्यक्ति का नाम है, वो बूढ़ा है, वो वहां पर बैठा हुआ है, किसके साथ, विद प्राइमर। प्राइमर क्या होता है, प्राइमर आपने देखा होगा जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को हम एक छोटी सी किताब ला के देते हैं, इस पर लिखा होता है 2 in 1, तो उसमें 1 2 3 भी होता है, ABCD भी होता है, टेबल्स भी होते हैं, और भी काउंटिंग वगैरह भी होते हैं, तो सभी का मिक्सअप होता है, उसे प्राइमर बोलते हैं। ठीक है, तो वो है उसके साथ, और एंड 3 कॉर्नर हेड, और वो एक कैप लगाए हुए, वो कैसा हेड है उनका, 3 कॉर्नर। जब बच्चों का बर्थडे आता है तो 3 कॉर्नर वाला कैप लगा लेते हैं, उसके लिए बोला जाता है 3 कॉर्नर हेड। तो पीछे देखो, ओके, तो हमने यहाँ पर देखा कि ओल्ड हाउस विद प्राइमर एंड 3 कॉर्नर हेड, हमने यहाँ तक समझ लिया। आगे बढ़ते हैं, फॉर्मर मेयर मतलब पूर्व महापालिका अध्यक्ष, ये कोई पोस्ट होती है तो ये रिटायर्ड है, तो ये भी आगे बैठ गए हैं यहाँ पर। ठीक है, कौन, फॉर्मर मेयर, फॉर्मर मतलब पूर्व, मेयर मींस महापालिका अध्यक्ष, ये कोई पोस्ट होती है तो ये रिटायर्ड हो गए हैं अपनी जॉब से, और ये भी क्लास में आके बैठ गए हैं। उसके बाद फॉर्मर पोस्ट मास्टर, तो ये भी आगे वहां बैठ गए हैं। एंड अदर्स ऑल्सो जैसे वॉचर के बारे में बात आई है, ब्लैक स्मिथ वॉचर वगैरह, तो वो अदर्स में आएंगे। तो इसलिए ये क्लास जो है स्ट्रेंज लग रही है फ्रेंड के लिए, क्यों, क्योंकि जब वो क्लास में एंट्री करता है तो क्लास जो कभी खाली हुआ करती थी वो इस समय एकदम भरी हुई है, उसमें ये लोग बैठे हुए। हाउसर हो गया, फॉर्मर मेयर हो गया, फॉर्मर पोस्ट मास्टर हो गया, और अदर्स हो गए, ये लोग हो गए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये हमको बता दिया गया है। पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं अब हम लोग। एम हैमल वियरिंग स्पेशल ड्रेस। हाँ, एम हैमल जो है वो बहुत ही स्पेशल ड्रेस पहने हुए हैं इस समय, और वो कौन कौन सी चीजें हैं देखते हैं। पहला है ब्यूटीफुल ग्रीन कोट,
बहुत सुंदर सा हरा कोट पहने हुए हैं, फ्रिल्ड शर्ट है, मतलब झल्लरदार, हिंदी बोलते हैं झल्लरदार शर्ट, तो वो पहने हुए हैं। और क्या, लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, तो छोटा सा एक कैप है वो भी पहने हुए हैं वो। और इसके बारे में बताया गया है, 3 चीज है वो लोग पहने हुए हैं, इनके बारे में बताया गया वो कब पहनते थे। ही वुड पुट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन डे, वो कब कब पहनते थे इनके लिए, जब इंस्पेक्शन होता था, मान लो कोई एग्जामिनेशन टीम आ रही है, चेक करने चेकिंग पे आ रही है कोई टीम स्कूल में, तो उस दौरान वो ये ड्रेस कोड पहनते थे। अच्छा, दूसरा कब, जब प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होता था स्कूल में तब पहनते थे। तो पहला ये है आपका इंस्पेक्शन, जब स्कूल में इंस्पेक्शन के लिए बाहर से टीम आती थी तब वो पहनते थे ये ड्रेस कोड। दूसरा, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होता है तब पहनते थे, ठीक है। तो ये उसने ऑब्जर्व किया है उस स्ट्रेंज क्लास में। अच्छा, नेक्स्ट, व्हाई विलेज पीपल हैव कम इन द लास्ट लेसन, ये जो विलेज पीपल है, लोग बाग में, ये क्यों गायब हुए हैं इस लास्ट लेसन में, क्या कारण है, वजह क्या है, चलो जानते हैं इसके लिए। इनके कारण है, पहला पॉइंट है टू थैंक डियर मास्टर एम हैमल फॉर हिज 40 इयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, मतलब एम हैमल ने फ्रांस में रहकर 40 साल सर्विस कर ली है, और वो भी बहुत अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई उन्हें, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, उन्होंने बहुत अच्छी सर्विस दी यहाँ पर 40 साल। दूसरा पॉइंट है, तो मतलब यहाँ पर वो अपना शुक्रिया अदा करने के लिए आए हैं, धन्यवाद देने आए हैं यहाँ पर। दूसरा पॉइंट है टू शो देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री फ्रांस, और दूसरा क्या है यहाँ पर, वो अपना सम्मान जाहिर करने आए हैं। पहले क्या था, थैंक, देखो आप लोगों को वर्ड्स ध्यान रखने हैं, यहाँ पर थैंक है, यहाँ पर रिस्पेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर वो अपने मास्टर को धन्यवाद भी देने आए हैं, क्यों देने आए, क्योंकि उन्होंने 40 साल की सर्विस दी है फ्रांस में रहकर, कहीं भी ट्रांसफर नहीं लिया उन्होंने। दूसरा क्या है, अपना रिस्पेक्ट भी देने आए हैं अपनी कंट्री के लिए, वो कौन सा कंट्री है उनका, फ्रांस, ये उनका कंट्री है फ्रांस, तो फ्रांस कंट्री के लिए वो रिस्पेक्ट शो भी कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट क्या है जो मैंने मेंशन किया है, टू रियलाइज दैट दे कुड नॉट गो टू स्कूल इन देयर चाइल्डहुड, मतलब बचपन में वो स्कूल नहीं जा सके, इसका उन्हें बहुत बड़ा एहसास होता है, रिग्रेट होता है, तो थोड़ा दुखी है, पेन फील हो रहा है उन्हें, तो इसलिए भी आए हुए। तो मैंने यहाँ पर आपको 3 कारण बताए हैं, थैंक हो गया, रिस्पेक्ट हो गया, रियलाइज बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं पॉइंट नंबर 7 पे। हाँ, पॉइंट नंबर 7 पे आते हैं, व्हाई हैव द फ्रेंच स्टूडेंट्स नॉट लर्न फ्रेंच लैंग्वेज, ये जो फ्रांस के स्टूडेंट्स हैं अर्थात फ्रेंच स्टूडेंट्स, इन्होंने बाय द वे अपनी लैंग्वेज क्यों नहीं सीखी है। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज व्हेन यू आर लिविंग इन अ कंट्री, or I would say when you have been living in a country for a long time, around 20 years, 30 years, or more than even that, and you have not learned the mother tongue, and if you have not learned the mother tongue, then somewhere you are lacking the love in reference to your mother tongue. तो यहाँ पर हम जानेंगे उन बच्चों ने अपनी जो मदर टंग है वो अभी तक याद क्यों नहीं की है, क्यों नहीं आती है उन्हें अपनी मदर टंग, ठीक है। उसके कारण देखते हैं। पहला मैंने कारण दिया है स्टूडेंट्स केप्ट ऑन पोस्टपोनिंग, मतलब वहां पर जो स्टूडेंट्स थे क्लास में जब भी आते थे, उनके टीचर एम हैमल कुछ बोलते थे इसको लेके, तो बोलते थे सर हम कल कर लेंगे यार, सर हम कल सीख लेंगे, सर हम नेचुरली कर लेंगे, तो ऐसे करके वो बच्चे पोस्टपोन करते रहे, मतलब वी विल लर्न टिल टुमारो, इस तरह से वो सेंटेंस डायलॉग बोलते थे, और उन्होंने कभी भी याद नहीं किया। जब याद नहीं किया तो कहां से याद हो जाएंगे आपको लैंग्वेज। दूसरा पॉइंट है सीकिंग बर्ड्स एग, दूसरा पॉइंट है जब भी उन्हें छुट्टी मिलता है, जब भी उन्हें टाइम होता था, उनके पास फ्री टाइम होता था, तो वो बर्ड्स के एग्स को ढूंढने के लिए चले जाते थे इधर से उधर। तीसरा पॉइंट है गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, यहाँ पर सार समझेंगे। सार क्या है, सार एक रिवर है, इट इज अ रिवर व्हिच पासेस थ्रू फ्रांस, एक प्रकार की ये रिवर है फ्रांस में जो फ्रांस से होके गुजरती है, ठीक है। तो बताया जा रहा है ये बच्चे जब इनके पास टाइम होता था, छुट्टी होती थी, तो ये स्लाइडिंग करने जाया करते थे सार पर। उसके बाद अगला पॉइंट है पेरेंट्स अनकॉन्शियसली सेंडिंग देम टू वर्क एट फार्म मील्स फॉर अर्निंग मनी, कभी कभी ये भी होता था कि पेरेंट्स जो है वो भी अपने बच्चों को
बाहर भेज देते थे, जैसे आप बोल दिया जाओ आप काम करने जाओ फार्म पर या मिल पर, वो क्यों भेजते थे? जिससे कि कुछ उनकी इनकम वहां से जनरेट हो जाए, कुछ पैसा आया वहां से, तो इसलिए कभी पेरेंट्स भी भेज देते थे, वो भी कैसे अनकॉन्शियसली, मतलब विदाउट गिविंग रियलाइजेशन और विदाउट गिविंग द इम्पोर्टेंस टू द एजुकेशन ऑफ देयर किड्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एम हैमल सेंट देम फॉर वाटरिंग फ्लावर्स। यहाँ पर एक पॉइंट है, एम हैमल जो है जब बच्चे स्कूल आते थे तो एम हैमल बच्चों से पानी भरवाते, क्यारियां जो है गार्डन है जब वो सूख रहा होता था, उसमें जो फ्लावर्स लगाए हुए हैं जब वो सूखते होते थे तो बोलते थे कि जाओ आप हैंड पंप चलाओ या पानी लगाओ या वाटरिंग करो, तो बच्चों को वहां पर भेज दिया करते थे। सेकंड पॉइंट है इसी का, एम हैमल फॉर हिज पर्सनल वर्क लाइक फिशिंग गेव देम हॉलीडे। और एम हैमल को जब भी उनका पर्सनल काम होता था तो वो उस केस में बच्चों को हॉलीडे दे दिया करते थे, मतलब स्कूल ऑफ कर दिया करते थे। तो इस तरह से ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से बच्चे अपनी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीख पाए हैं। इनके बाद में नेक्स्ट पार्ट अभी करते हैं हम, ये हमारे 7 पॉइंट्स हैं, 30 पॉइंट्स और रह गए हैं। बेटा मैं सब बच्चों को बताना चाहूंगा, जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है इसका वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद मैं रद्द कर दूंगा और नेक्स्ट पार्ट लूंगा, जिसके पॉइंट्स रह गए हैं। ठीक है, मैं साइड में जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेने आप लोग। हाँ स्टूडेंट्स, तो आपने पॉइंट नंबर 7 तक अच्छे समझ ही लिया होगा, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। अब हम इससे आगे का पार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने पॉइंट नंबर 8 से शुरुआत की है, ठीक है। अब हम आगे की बात करते हैं, एप्रिशिएशन ऑफ लैंग्वेज। अब यहाँ पर क्या होता है, जब बच्चा एंट्री करता है क्लास में और जब उनका कन्वर्सेशन हो रहा होता है बच्चों से और भी जो लोग हैं उस क्लास में बैठे हुए हैं, उस दौरान वो जो उनकी फ्रेंच लैंग्वेज है उनके बारे में अप्रिशिएट करते हैं। वो क्या बोलते हैं आप देखें, ब्यूटीफुल, क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल, मींस फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, clearest and logical language in the world. So this time M. Hamel was appreciating about the language French. Okay, अब हम आगे बढ़ते हैं, टाइम टेबल ऑफ सब्जेक्ट। जब उन्होंने ये बताया उसके बाद यहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि ये जो पीरियड्स हैं, मतलब जो क्लास में लेक्चर्स लगते हैं कि पहला लेक्चर किसका है, दूसरा किसका है, तीसरा किसका है, चौथा किसका है, जैसे मेरे लेक्चर्स होते हैं तो उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि पहला लेक्चर बच्चों का था, वो था उनका ग्रामर का। यहाँ पर तो ग्रामर पे जो एम हैमल थे बच्चों से पार्टिसिपल्स सुन रहे थे, उनसे पूछ रहे थे, मींस ऑन पार्टिसिपल्स आस्किंग स्टूडेंट्स टू रिसाइट वन बाय वन, मतलब क्लास में बच्चे बैठे हुए थे तो उनसे सभी से वन बाय वन करके ऐसे उठाए, हाँ आप खड़े हो जाओ, आप सुनाओ, आप खड़े हो जाओ, आप सुनाओ, आप खड़े हो जाइए, आप सुनाइए। तो इस तरह से बच्चों से वो पार्टिसिपल्स सुन रहे थे बच्चों से, ठीक है। तो उनका पहला लेक्चर ग्रामर का था। उसके बाद सेकंड लेक्चर आता है राइटिंग का। तो राइटिंग में उन्होंने क्या किया, न्यू कॉपीज वर डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर प्रैक्टिस। तो राइटिंग सेक्शन में या राइटिंग का जो लेक्चर था उसमें उन्होंने बच्चों के लिए न्यू कॉपीज बांटी थी या आंसर शीट बांटी थी जिससे वो प्रैक्टिस कर पाए। मैं यहाँ पर देखना चाहूंगा, जब आपने बुक पढ़ रहे होंगे या चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो वहां पर लिखा हुआ है इट वाज ऑल रिटन ब्यूटीफुली राउंड अबाउट, इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर 2 पेज लिख आया हूँ, आप देख सकते हैं इस तरह से। वहां पर जो आंसर शीट्स हैं, बच्चों की कॉपीज हैं वो बांटी गई, उनमें इस तरह से गोल गोल लिखा हुआ है क्या, फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस। तो इस तरह की आंसर शीट है एम हैमल के पास जो बच्चों को बांटी गई है। अब बच्चे उस पर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, जो खाली जगह है यहाँ पर राइटिंग प्रैक्टिस होगी उनकी, ठीक है। हाँ, उसके बाद और इस चीज को आप समझ लिए, आप इधर भी देख सकते हैं, मैंने यहाँ भी लिख दिया है गोल गोल फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस। तो एक तरह का A4 साइड पेपर है, यहाँ कॉपीज हैं, तो गोल गोल लिखा हुआ है और बच्चे इसको प्रैक्टिस करेंगे। आगे बढ़ते हैं, हिस्ट्री। अब उनका थर्ड लेक्चर है हिस्ट्री है। यहाँ पर बेबीज, स्टूडेंट्स को वहां पर बेबीज बोला गया है हमारे चैप्टर में। तो बेबीज चैंटेड देयर बा बेबी बो बू। तो आप इसको इस तरह से ध्यान रखें, मैंने आपको एक ट्रिक निकाली है याद करने के लिए कि हम इंग्लिश में जब छोटे बच्चों को सिखाते हैं कि आपको बबल्स कैसे याद रखने हैं, तो वो सीक्वेंस वाइज याद रखते हैं। कैसे, A E
आई ओ यू। तो आप देखें बी तो कॉमन है सभी में, ए ई आई ओ यू ये लगते हुए जाएंगे, तो क्या हो गया बा बे बी बो बू। तो ये हिस्ट्री का लेक्चर था बच्चों का, जिसमें सभी स्टूडेंट्स ये प्रैक्टिस कर रहे थे, इनको गा रहे थे, रिसाइट कर रहे थे। तो इस तरह से हमें बताए गए हैं उनके बच्चों के 3 लेक्चर आए थे। और अब इसके बाद क्या होता है, उनका अगला पार्ट आता है, वो है चेंजेस इन 40 इयर्स ऑफ सर्विस इन फ्रांस। मतलब एमएमएल ने फ्रांस में रहकर 40 साल की सर्विस की है, उस 40 साल के दौरान क्या क्या चेंजेस आए हैं उनको हम देखेंगे। तो पहला चेंज है द डेस्क्स एंड बेंचेस हैड बीन वर्न स्मूथ। मतलब वहां पर जो हमारे डेस्क हो गए, बेंचेस हो गए, वो उतने यूज्ड हो गए हैं, इतने यूज्ड हो गए हैं कि वो लास्ट में आके स्मूथ बन गए हैं। आपने कई बार देखा होगा, आप कुछ भी लेते हैं, मान लो फावड़ा है या बैट है किसी चीज का, जब आप उसे यूज करते रहते हैं, टेबल हो गया, कुछ भी हो गया, जब आप उसे यूज करते रहते हैं तो स्मूथ हो जाता है, आप कंफर्टेबली काम कर पाते हैं और उसमें शाइनिंग आने लगती है। ठीक है, तो ये बताया है यहाँ पर पहला पॉइंट। और क्या बताया, 40 साल के अंदर जो चेंज आया है, द वॉलनट ट्री इन द गार्डन वर टॉलर। मतलब एक टाइम पर जो वॉलनट ट्रीज थे वो छोटे हुआ करते थे, लेकिन इन 40 सालों के अंदर वो बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। जो ट्रीज हैं वॉलनट ट्रीज वो बड़े बड़े हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट द ओक वाइन प्लांटेड बाय हिम एट द विंडो वाज रीचिंग टू द रूफ। यहाँ पर ओक वाइन अंगूर की बेल है या किसी अलग चीज की बेल है कि पौधा लगाया गया था एमएमएल के द्वारा 40 साल पहले। अब वो पौधा बढ़ गया है और जो विंडो होती है क्लास की विंडो से वो टच करते हुए वो छत छूने लगा है, मींस ये टच कर रहा है रूफ के लिए। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो 40 साल के बीच में आए हैं। पहले क्या बताया मैंने, डेस्क एंड बेंचेस had been worn out, means they have become smooth and comfortable, now they are good at use. Okay, and second point है the walnut tree, trees में बड़े बड़े हो गए हैं और पाइन जो उनके द्वारा लगाया गया था खुद के द्वारा वो भी काफी बड़ा हो गया है और विंडो से गुजरते हुए छत पे जा रहा है। नेक्स्ट दी एंड। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारी स्टोरी जो है द लास्ट लेसन वो किस तरह से एंड हो रही है। ठीक है, आप उसे देखें दी एंड। पहला पॉइंट इसमें है द चर्च क्लॉक नीडल मीट्स एट 12। तो जब एंड हो रही होती है उस दौरान बच्चे टीचर एंड सब लोग क्लास में हैं और वहां पर करीब 12 बज जाते हैं। 12 बजे के दौरान जो नीडल्स होती हैं क्लॉक की एक साथ मिलती हैं, वो ये ऑब्जर्व करते हैं और जैसे ही घड़ी में 12 बजे होते हैं उसी दौरान उन लोगों की एक प्रेयर है, उसका नाम है एंजेलस। ये प्रेयर का नाम है, बेटा आप लोग कंफ्यूज ना हो, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे क्लास में। ये एंजेल्स जो है प्रेयर का नाम है। जैसे 12 बज जाते हैं तुरंत बाद ये प्रेयर जो है वो शुरू हो जाती है चर्च में। तो पहला ये पॉइंट हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं जब हमारी स्टोरी एंड हो रही है। ठीक है, दूसरा क्या है, द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रेसियंस बिगिन टू ब्लो और प्ले। जो प्रेसियंस लोग प्रैक्टिस कर रहे थे 100 मील में, हमने जैसा अभी देखा था, तो उनके जो ट्रम्पेट्स क्या होता है, बिगुल, हिंदी में बिगुल बोलते हैं, बांसुरी जैसा होता है, तो बजने लगते हैं और वो एक हिंट होता है उनके लिए कि अब शाम हो गई है या दिन ढल रहा है और उन्हें वापस जाना है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखें प्रेसियंस फ्रॉम देयर ड्रिल प्रैक्टिस बिगिन रिटर्निंग होम्स। मतलब जो भी प्रेसियंस थे 100 मील में प्रैक्टिस कर रहे थे, काफी देर तक शाम हो गई है, टाइम ढल गया है, तो वो सभी लोग वापस अपने घर जा रहे हैं। अब हम यहाँ पर आते हैं एमएमएल्स लास्ट वर्ड्स। एमएमएल के द्वारा जो लास्ट वर्ड्स बोले गए हैं उनके बारे में है। वाइव ला फ्रांस, ये उन्होंने अपनी लैंग्वेज में बोला है, ये फ्रेंच लैंग्वेज का सेंटेंस है। इसका मतलब है लिव लॉन्ग फ्रांस, लिव लॉन्ग फ्रांस, अर्थात फ्रांस हमेशा अमर रहे, फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस हमेशा अमर रहे, इस तरह का इसका मीनिंग है। और उन्होंने क्या बोला, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो नाउ। ठीक है, और लास्ट सेंटेंस का ये है, स्कूल डिसमिस हो गया, एंड हो गया, ओवर हो गया, अब आप लोग सब जा सकते हैं।
तो यहाँ पर आके हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। चैप्टर में हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज कवर की हैं और आपसे भी एक आपसे भी कहना है कि सही बच्चे, जो मैंने अभी आपको लेक्चर पढ़ाया है, इसमें उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर नहीं लिया है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके नोट्स बना लें। और मैं एक बात और बोलूंगा सब बच्चों से कि आप ये मैंने नोट्स बनाए हैं, पढ़ के मैंने नोट्स बनाए हैं और मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। कहना यह है कि सभी बच्चे पहले चैप्टर रीड करें। बिना चैप्टर रीड किए कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज होती है वो मिस हो जाती है। लेकिन मैंने फिर भी कोशिश ये की है कोई भी चीज आपकी मिस ना हो। यकीन दिलाता हूं, अगर आप ये मेरे नोट्स एक बार पढ़ लेते हैं या मेरी वीडियो आप देखते हैं तो आपको हर चीज आपको समझ आएगी और आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर भी पाएंगे। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि प्लीज एक बार आप चैप्टर रीड जरूर करें, क्योंकि उसका प्रभाव अलग पड़ता है, आपको मालूम हो जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। इफ यू लाइक द चैप्टर, द लास्ट लेसन, do subscribe the channel and share the video for your friends, and be happy till the next video.